Good morning, students. I hope you all are fit and fine and paying attention regularly to your studies. So, we are going with our chapter Body Fluids and Circulation, and yesterday we have discussed about the RH factor. So, today also we are going with a very important topic, and the topic for today is coagulation of blood. So, what we are going to study today? Today we will study about the coagulation of blood. What we mean by the term coagulation? Many a times what happen कि during playing or any other activity, by sleeping, we get hurt or we get an injury, and after that injury our blood start to come out from our blood vessel. क्या होता है कि बहुत बार या तो हम फिसल जाते हैं बहुत बार, या फिर एक्सीडेंटली हमें चोट लगती है, और चोट लगने के बाद जो ब्लड है दैट स्टार्ट टू ऊज आउट, बाहर निकलना शुरू हो जाता है हमारे ब्लड वेसल से, और एक प्रोसेस शुरू होती है जिसको हम कहते हैं ब्लीडिंग शुरू हो जाती है. ब्लीडिंग मीन्स ब्लड बॉडी से बाहर आना शुरू हो जाता है. अब अगर ये ब्लड लगातार बॉडी से बाहर आता रहेगा तो क्या हमारी बॉडी में ब्लड की कमी नहीं हो जाएगी? और अगर ये ब्लड यूं ही बॉडी से बाहर आता रहा तो क्या हमारी डेथ नहीं हो जाएगी? तो बेटा हमारी बॉडी के अंदर देयर इज़ अ वेरी स्पेशल मैकेनिज़्म. क्या देखते हैं कि बच्चा फिसल गया, फिसलने से चोट लग गई, वहाँ से ब्लड आना शुरू होता है, और ब्लड आने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर एक क्लोट बनता है. थोड़ी देर के बाद ब्लड आता है, लेकिन ब्लड आने के थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर क्या बनता है, एक क्लोट बनता है, और उस क्लोट के बनने के बाद ब्लड निकलना बंद हो जाता है. तो ये क्लोट क्या है? सो क्लोट के अंदर क्या है, हमारा जो ब्लड बाहर निकल के आया था वो प्लस कुछ फाइबर्स हैं, ब्लड प्लस फाइबर्स. तो इस तरीके से जहाँ पर भी ये ब्लीडिंग हो रही थी वहाँ पर एक क्लोट बन जाता है लाइक दिस, इस तरीके से, और ये नेटवर्क बनने के बाद वहाँ से जो है वो ब्लड बाहर आना बंद हो जाता है. तो आज हम इसी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क फाइबर्स का यहाँ पर फॉर्म होता है दैट प्रिवेंट्स ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी. जब भी कोई चोट लगती है तो उस टाइम पर हमें जो ब्लीडिंग से बचाता है, ब्लीडिंग को जो रोकता है, उसी को हम क्लोट बोलते हैं. सो टुडे आवर टॉपिक इज़ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. कोएगुलेशन ही बोलेंगे क्योंकि वहाँ पर ब्लड अब डिपॉजिट हो गया है, जम गया है, कोएगुलेट कर गया है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. व्हाट इज़ ब्लड कोएगुलेशन? ब्लड कोएगुलेशन दैट इज़ द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड ब्लड इनटू सेमी सॉलिड जेली और कोएगुलम. जब भी ब्लड जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर से बाहर निकल रहा है वो एक सेमी सॉलिड जेली बन जाता है या एक कोएगुलम थक्का बन जाता है, देन दैट प्रोसेस इज़ नोन एज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. उस प्रोसेस को हम ब्लड कोएगुलेशन बोलते हैं. मेनली कोएगुलेशन ऑफ ब्लड कहाँ पर होगा? एट द साइट ऑफ एन इंजरी, क्योंकि जहाँ पर चोट लगती है वहीं से खून बाहर आता है और वहीं पर उसका क्या बनता है, क्लोट बनता है. तो जब भी इंजरी होती है और ब्लड वेसल से ब्लड ऊज आउट, बाहर निकलना शुरू हो जाता है, देन क्लोट फॉर्मेशन स्टार्ट्स देयर. तो वहाँ पर क्लोट फॉर्मेशन शुरू हो जाती है. इनसाइड एन इंटैक्ट ब्लड वेसल, अगर हम बात करते हैं कि चलो चोट लग गई, वहाँ से खून बाहर निकला, तो वहाँ पर तो क्लोट बन गया, दैट्स ओके. लेकिन किसी ब्लड वेसल के अंदर ब्लड कोएगुलेट क्यों नहीं करता? जब हमारे वेसल्स के अंदर ब्लड होता है तो वहाँ पर ब्लड कोएगुलेट नहीं करता. जैसे ही खून बॉडी से बाहर निकलता है दैट स्टार्ट टू कोएगुलेट, वो जमना शुरू हो जाता है. बॉडी के अंदर क्यों नहीं, ब्लड वेसल्स के अंदर क्यों नहीं? तो उसके पीछे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है, दैट इज़ द एक्टिव एंटीकोएगुलेंट्स. हमारे ब्लड के अंदर एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं जो कि ब्लड को कोएगुलेट करने से बचाते हैं, एंड वन ऑफ देम इज़ हिपेरिन एंड एंटीथ्रोम्बिन्स. एंटीथ्रोम्बिन्स क्यों? क्योंकि थ्रोम्बिन्स ब्लड को कोएगुलेट करने में हेल्प करते हैं, एंड एंटीथ्रोम्बिन्स दैट विल प्रिवेंट द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. तो हिपेरिन और एंटीथ्रोम्बिन्स ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि हमारे ब्लड को ब्लड वेसल्स के अंदर कोएगुलेट करने से
बचाते हैं। लेकिन जैसे ही ब्लड वेसल रप्चर करता है, देखो जब तक एक ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा था उसने बिल्कुल भी कोएगुलेट नहीं किया, लेकिन जैसे ही ब्लड वेसल रप्चर होता है, जैसे ही ब्लड वेसल फटता है तो उसके अंदर से खून बाहर आने के बाद कोएगुलेट होना शुरू हो जाता है। वाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? 3 बड़े कारण हैं इसके पीछे। पहला क्या? प्रोकोएगुलेंट्स बिकम एक्टिव। खून को जमाने वाले जो यहाँ पर फैक्टर्स होते हैं उनको हमने नाम दिया है प्रोकोएगुलेंट्स, ये N है यहाँ पर। प्रोकोएगुलेंट्स बिकम एक्टिव, वो एक्टिव हो जाते हैं। ओवरकम एंटी कोएगुलेशन, ये यहाँ पर जो एंटी कोएगुलेंट्स थे हिपैरिन और एंटीथ्रोम्बिन, इनकी एक्टिविटी को वहाँ पर इनहिबिट कर दिया जाता है, इनसे ओवरकम हो जाते हैं, इनसे उभर कर आ जाते हैं एंटी कोएगुलेंट्स से। कोज ब्लड कोएगुलेशन एंड द ब्लड कोएगुलेशन स्टार्ट। जैसे ही ब्लड वेसल रप्चर होता है ये 3 कारण होते हैं। प्रोकोएगुलेंट्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, एंटी कोएगुलेंट्स की एक्टिविटी वहाँ पर रुक जाती है और ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस वहाँ पर शुरू हो जाती है। तो लेट्स स्टडी ब्लड कोएगुलेशन स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले क्या होगा जब हमें चोट लगती है, देन व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप, आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन। तो अगर हम बिल्कुल फर्स्ट स्टेप की बात यहाँ पर करते हैं बेटा, तो जैसे ही ब्लड बाहर आना शुरू होता है, ब्लड वेसल से जैसे ही ब्लड बाहर निकलेगा तो उसके अंदर सारे ही ब्लड के सेल्स होंगे, आरबीसी भी होंगे, डब्ल्यूबीसी भी होंगे, प्लेटलेट्स भी होंगे। तो जब ब्लड बाहर निकलता है तो बाहर निकलते हुए ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं और जो टिश्यू होते हैं वो अपने अंदर से एक बड़ा इम्पोर्टेंट सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं एंड दैट इज़ थ्रोम्बोप्लास्टिन। वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करते हैं। एक्चुअली ये 2 फैक्टर्स के ऊपर यहाँ पर ये डिपेंड करता है। वन इज़ इंट्रिंसिक, एक है यहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर और सेकंड है एक्सट्रिंसिक। अब ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक क्या फैक्टर हैं यहाँ पर बेटा? इंट्रिंसिक मीन्स जो कि कहाँ पर हो रहा है, ब्लड वेसल के अंदर हो रहा है, और एक्सट्रिंसिक यानी कि ब्लड वेसल्स की जो लेयर हैं वहाँ पर जहाँ पर रप्चरिंग हुई है वहाँ पर, इनसाइड द ब्लड वेसल एंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। 2 जगह पर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं, मेनली द लाइपोप्रोटीन्स, फोस्फोलिपिड्स एंड प्रोटियोलिटिक एंजाइम। ये सारी चीज़ें ब्लड वेसल के अंदर से और उसकी वॉल्स के अंदर से ये चीज़ें इकट्ठी होती हैं एंड दीज आर कॉल्ड एज थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ पर क्या हुआ? दीज 3 थिंग्स, लाइपोप्रोटीन्स, फोस्फोलिपिड्स, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें मिलकर यहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती हैं अंडर 2 फैक्टर्स, अंडर 2 कंडीशंस, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। अब यहाँ पर देखो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन बनने के बाद एक फैक्टर यहाँ पर एक्टिवेट होता है, दैट इज़ फैक्टर एक्स। क्योंकि जो क्लोटिंग की प्रोसेस है बेटा वहाँ पर बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर्स भी काम करते हैं। तो फैक्टर एक्स इज़ वन ऑफ दोज फैक्टर्स दैट हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। तो जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन की फॉर्मेशन हुई उसके बाद क्या बना? फैक्टर एक्स। अब ये फैक्टर एक्स क्या करेगा? दिस विल फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ये यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाएगा एंड दिस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर विल स्टार्ट द क्लोटिंग प्रोसेस। थ्रोम्बोप्लास्टिन, इससे फैक्टर एक्स और फैक्टर एक्स से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है एक्चुअली दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स दैट विल स्टार्ट द प्रोसेस, जो कि स्टेप वाइज प्रोसेस को शुरू करेगा। ये एंजाइम का ही एक ग्रुप है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो कि प्रोसेस को एक्टिवेट करेगा यहाँ पर। तो अब क्या होगा? हमारे ब्लड के अंदर यहाँ पर प्रोटीन्स हैं एंड वन इज़ प्रोथ्रोम्बिन। तो यहाँ पर जो प्रोथ्रोम्बिन है दैट इज़ अल्फा ग्लोब्यूलिन। ये एक अल्फा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है जो कि मेनली हमारे लीवर से बनती है। कहाँ से? लीवर के अंदर बनती है और इसको बनाने के लिए विटामिन के इज़ रिक्वायर्ड। कहाँ पर बनेगी प्रोथ्रोम्बिन? लीवर के अंदर। नेचर क्या है? अल्फा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। और कौन सी विटामिन की ज़रूरत होती है इसके लिए? विटामिन के की ज़रूरत होती है। तो प्रोथ्रोम्बिन जो कि हमारे ब्लड के अंदर थी, जैसे ही यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है तो इसके अंदर से एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज, दिस एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज
दिस विल एक्ट ऑन प्रोथ्रोम्बिन। देखो प्रो वर्ड जब यहाँ पर आया है दैट मीन्स ये इनएक्टिव फॉर्म है यहाँ पर, इट्स नॉट द एक्टिव फॉर्म, ये इनएक्टिव है बेटा यहाँ पर। तो इसको एक्टिव कौन करेगा, हु विल एक्टिवेट द प्रोथ्रोम्बिन, किसके इन्फ्लुएंस में एक्टिवेट होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज। जैसे ही ये एंजाइम आएगा प्लस कैल्शियम आयंस Ca2 पॉजिटिव, अकेला कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम आयंस है, आयनिक फॉर्म के अंदर जो कैल्शियम है, दैट कैल्शियम एंड प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम दिस विल कन्वर्ट द प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। अब यहाँ पर जो ये थ्रोम्बिन बन गया, इन रिटर्न ये किसी दूसरे को एक्टिवेट करेगा। अब ये जो थ्रोम्बिन है दिस विल एक्ट ऑन फिब्रिनोजन। अब ये फिब्रिनोजन क्या है, ये भी एक हाई मोलिकुलर प्रोटीन है एंड दिस इज ऑल्सो सिंथेसाइज्ड बाय आवर लीवर। दोनों ही प्रोटीन्स को लीवर बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन को भी और फिब्रिनोजन को भी। तो जैसे ही यहाँ पर थ्रोम्बिन बनता है तो ये थ्रोम्बिन बदले में किसको एक्टिवेट कर देता है, फिब्रिनोजन को, और फिब्रिनोजन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ थ्रोम्बिन क्या बन जाता है, फाइब्रिन बन जाता है। यहाँ पर भी आपके कैल्शियम आयंस रहेंगे, साथ में रहेंगे यहाँ पर भी। तो फिब्रिनोजन in the influence of thrombin and calcium ions get converted into fibrin, और ये जो फाइब्रिन होते हैं these are monomers, मेनली यहाँ पर अब ये क्या बन चुके हैं, फाइबर्स बन चुके हैं। तो फाइब्रिन मोनोमर्स और फाइब्रिन फाइबर्स। अब यहाँ पर जो फाइब्रिन फाइबर्स हैं ये सेल्स के साथ मिलेंगे। द नेक्स्ट प्रोसेस, द फाइब्रिन फाइबर्स विल गेट एक्यूमुलेट विद सेल्स। अब देखो इन फाइबर्स की स्पेशलिटी क्या है कि दीज हैव अ टेंडेंसी टू गेट पॉलीमेराइज्ड, इनके अंदर पॉलीमेराइजेशन की प्रॉपर्टी होती है बेटा। फाइब्रिन फाइबर्स दीज कैन अंडरगो पॉलीमेराइजेशन। तो जैसे ही ये सेल्स के साथ मिलेंगे, सेल्स के साथ मिलने के बाद ये पॉलीमर बनना शुरू हो जाएंगे एंड दिस विल अल्टीमेटली फॉर्म अ क्लॉट। यहाँ पर जो भी हमारे डेड सेल्स थे, डेड आरबीसीज हैं या दूसरे जो भी सेल हैं ब्लड के अंदर से जो भी ऊज आउट कर रहे थे, ऑल दोज सेल्स इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स विल फॉर्म अ क्लॉट। एक बार दोबारा से देखते हैं स्टेप्स को। पहले स्टेप में क्या हुआ था, प्लेटलेट्स और टिश्यू सेल्स ने क्या बनाया था, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन से क्या बना था, फैक्टर एक्स। फैक्टर एक्स से बना था प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के अंदर से एक एंजाइम आया था प्रोथ्रोम्बिनेज। इस एंजाइम ने क्या किया था, प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट किया था, थ्रोम्बिन में। अब ये थ्रोम्बिन क्या काम करेगा, दिस विल कन्वर्ट द फाइब्रोनोजन इनटू फाइब्रिन। अब फाइब्रिन जो ये बन गया, ये फाइब्रिन क्या करेगा, दिस विल गेट एक्यूमुलेट विद द सेल्स। जो ब्लड के सेल्स हैं उनके साथ एक्यूमुलेट कर जाएगा, उन्हीं के साथ जमा हो जाएगा एंड दिस विल फॉर्म अ क्लॉट। क्लॉट दिखता कैसा है, कुछ ऐसा दिखता है। जैसे ये नीचे जो ब्लैक यहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं दीज आर ब्लड सेल्स, और ऊपर से ये जो इस तरीके की जो पिक्चराइजेशन की गई है लाइक दिस, दीज आर डिफरेंट फाइबर्स जो कि ब्लड के ऊपर यहाँ पर डिपॉजिट हो गए हैं। तो यहाँ पर ये कहलाता है स्कम, और यू कैन से अ कोएगुलम और अ क्लॉट। ये यहाँ पर एक खून का थक्का बन जाता है। बट हैव यू एवर नोटिस्ड बेटा कि जब भी चोट लगने के बाद कहीं पर खून का थक्का बनता है तो उसके बनने के कुछ मिनट के बाद ही उसके अंदर से एक कलरलेस या यू कैन से लाइट येलो जो है, पेल येलो कलर का एक फ्लूइड जो है बाहर आता है। तो वो पानी के जैसा थोड़ा सा थिक विस्कस जो फ्लूइड यहाँ से बाहर आता है फ्रॉम अ क्लॉट, तो वो क्या होता है, और ये जो है ये क्लॉट बनने के कुछ मिनट के बाद ही बाहर आता है। तो ये क्या होता है, दिस इज नोन एज सीरम। Serum is the fluid that is expelled out from the clot after few minutes of its formation. जैसे ही क्लॉट बनता है तो क्लॉट बनने के कुछ मिनट के बाद ही उसके अंदर से एक फ्लूइड निकलता है एंड दैट फ्लूइड इज नोन एज सीरम। क्या ये ब्लड के जैसा ही होता है, नहीं। सीरम के अंदर क्या होती है, एक तो होती है इसके अंदर ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा ही होती है, इसके अंदर कोई भी कोएगुलेशन वाला फैक्टर नहीं होता। तो सिंपली यू कैन से सीरम इट इज़ द प्लाज्मा विदाउट कोएगुलेशन फैक्टर। इसके अंदर कोई भी कोएगुलेशन वाले फैक्टर नहीं होते, ना थ्रोम्बिन है, ना थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ना फिब्रिनोजन है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी
नहीं होता। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमें ज़्यादा ब्लीडिंग से बचाने के लिए, सीवियर ब्लीडिंग को रोकने के लिए यहाँ पर क्लॉट बन गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। लेकिन यहाँ पर 3 बहुत छोटे छोटे पॉइंट पढ़ेंगे हम। एंड व्हाट आर दोज? मैनी आ टाइम्स, अभी हमने कहा कि ब्लड के अंदर कभी भी खून जो है वो जमता नहीं है इनसाइड अ ब्लड वेसल, क्योंकि जब तक चोट नहीं लगती तब तक खून जमता नहीं है, क्लॉट नहीं बनता है, हम ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैनी आ टाइम्स ब्लड वेसल के अंदर भी क्लॉट बन जाता है। क्लॉटिंग इन अनब्रोकन ब्लड वेसल, देखो ब्लड वेसल रप्चर भी नहीं हुआ है और उसके अंदर क्या हो गई है? क्लॉटिंग हो गई है। जब कभी ऐसा होता है कि एक ब्लड वेसल रप्चर भी नहीं हुआ और उसके अंदर क्लॉटिंग भी हो गई, तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसिस। क्लॉटिंग इनसाइड एन अनब्रोकन ब्लड वेसल, थ्रोम्बोसिस इज द प्रोसेस। तो अब ये जो क्लॉट बनेगा, इस क्लॉट को हम क्या बोलेंगे? क्लॉट इनसाइड अ वेसल। कैसा वेसल? अनब्रोकन वेसल, दैट इज नोन एज थ्रोम्बस। प्रोसेस इज थ्रोम्बोसिस एंड द क्लॉट इज नोन एज थ्रोम्बस। और बहुत बार क्या होता है बेटा कि ब्लड वेसल के अंदर जो क्लॉट बन गया, वो क्लॉट अपनी पोजीशन को छोड़कर वहाँ से मूव करना शुरू हो जाता है। फ्रीली वो क्लॉट हमारे ब्लड के साथ मूव करता रहता है। और ऐसा एक क्लॉट जो कि फ्रीली हमारे ब्लड के अंदर मूव कर रहा है, दैट कैन ऑल्सो बी अ रीज़न ऑफ आर डेथ। किसी भी एक पर्सन की डेथ का रीज़न हो सकता है अगर वो कहीं पर जाकर अटक जाता है ऐसी जगह पर। तो ऐसे एक क्लॉट को जो कि हमारे ब्लड के अंदर फ्रीली मूव कर रहा है, ऐसे क्लॉट को हम बोलते हैं एम्बोलाई। दिस इज एम्बोलाई। सो थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बस एंड एम्बोलाई, these are very important terms for your deep knowledge or competition point of view. So this is all about the topic. You will get the notes and note down these notes in your notebook. Have a nice day, beta.